इंडियन रुपी वीक हो रहा है। ये बात आज ऑलमोस्ट हर इंडियन सुन रहा है। और जैसे ही रुपी गिरता है सोशल मीडिया पे तुरंत दो साइड बन जाते हैं। एक साइड बोलती है ये पूरा गवर्नमेंट का फेलियर है और दूसरी बोलती है ये सब ग्लोबल इश्यूज़ है। लेकिन ऑनेस्टली रियलिटी दोनों के बीच में है। देखो, रुपी का मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिक्स पे डिसाइड नहीं होता। इसके पीछे ऑयल की प्राइसेस, डॉलर की स्ट्रेंथ, इन्फ्लेशन, वॉर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक पावर, इन सब का रोल होता है। और इसी वजह से आज हम इस टॉपिक को डायरेक्ट और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बिना अननेसेसरी हाइप के, बिना पॉलिटिकल शाउटिंग के, क्योंकि इकोनॉमी इंस्टाग्राम रील या टीवी डिबेट जितनी सिंपल नहीं होती। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रुपये गिर रहा है, इसका एक्चुअल मतलब होता क्या है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर पहले $1 खरीदने के लिए 60 रुपीज़ लगते थे, तो वही डॉलर खरीदने के लिए आज 95 to 100 रुपये लग रहे हैं। तो इसका मतलब रुपी वीक हुआ और डॉलर स्ट्रॉन्गर हुआ। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सोशल मीडिया पे यूजुअली कोई एक्सप्लेन नहीं करता। देखो, वीक करेंसी का मतलब हमेशा वीक कंट्री नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो जापान को देखो। जापान दुनिया की मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज़ में से एक है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी पावर हाउस, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसिप्लिन इकोनॉमी है। फिर भी रिसेंट ईयर्स में जापानीज येन काफ़ी वीक हुआ है डॉलर के अगेंस्ट। और वही दूसरी साइड कुवैत की करेंसी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी में से एक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुवैत की इकोनॉमी हर एस्पेक्ट में जापान से स्ट्रॉन्गर है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि करेंसी स्ट्रेंथ सिर्फ कंट्री रिच है या पुअर इससे डिसाइड नहीं होती। करेंसी का गेम होता है एक्सपोर्ट्स पे, ऑयल पे, ट्रेड पे, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल डिमांड और सेंट्रल बैंक पॉलिसी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसीलिए सिर्फ रुपी को देख के इंडिया फेल हो रहा है या इंडिया सुपर पावर बन गया है, ये टाइप का कंक्लूजन निकालना इकोनॉमिकली मैच्योर्ड एनालिसिस नहीं होता। अगर जेन्युइनली समझना है कि इंडियन इकोनॉमी और रुपी आज यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, उस टाइम पे इंडिया सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि इंडिया के पास इंपोर्ट्स कंटिन्यू करने के लिए भी इनफ डॉलर्स नहीं बच रहे थे। कंट्री ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट के एज पे पहुंच गई थी। और हाँ, ये वही टाइम है जब इंडिया को अपना गोल्ड तक गिरवी रखना पड़ा था। अब ऑनेस्टली यहाँ एक नाम जेन्युइनली रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। ये दोनों ने मिलकर इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए। अब ये रिफॉर्म्स एग्जैक्टली थे क्या? देखो, पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल था। प्राइवेट कंपनीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड थी, लाइसेंस और परमिशन का हेवी सिस्टम था। मतलब बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने ग्रेजुअली इकोनॉमी को ओपन किया, फॉरेन कंपनीज़ को अलाउ किया, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लिबरलाइज़ किया और इंडिया को ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट किया। और ऑनेस्टली आज इंडिया का आईटी सेक्टर देखो, स्टार्टअप कल्चर देखो, प्राइवेट बैंकिंग ग्रोथ देखो, ग्लोबल बिजनेस इंटीग्रेशन देखो, मिडिल क्लास का एक्सपांशन देखो, इन सब में उन रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और मुझे पर्सनली लगता है कि इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में उन डिसीजन को जेन्युइनली क्रेडिट दिया जाना चाहिए। लेकिन ओपन इकोनॉमी का एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है और वो है ग्लोबल प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट भी डायरेक्टली फील होता है। अब प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझते हैं कि रुपी पे प्रेशर आता क्यों है। देखो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जैसे ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरीज, चिप्स, गोल्ड, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, और इनमें बहुत सी चीज़ें डॉलर्स में ख़रीदी जाती है। अब सिंपल एग्जांपल मान लो, अगर इंडिया को हर मंथ बिलियंस ऑफ डॉलर का ऑयल ख़रीदना है तो ऑब्वियसली इंडिया को कंटिन्यूसली डॉलर चाहिए होंगे। और जब डॉलर की डिमांड हाई रहेगी तो रुपी नेचुरली प्रेशर में रहेगा। अब मान लो मिडल ईस्ट में वॉर स्टार्ट हो गया और ऑयल प्राइस सडनली बढ़ गए। मतलब पहले जो ऑयल इंडिया 100 रुपये में बाय कर रहा था, अब उसी के लिए 120 रुपये देने पड़ रहे। मतलब इंडिया को और ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है? रुपी अपने आप वीक होने लगता है। तो इसीलिए जियोपॉलिटिक्स डायरेक्टली इंडियन रुपी को अफेक्ट करता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो, ईरान इजराइल वॉर हो या ग्लोबल शिपिंग डिस्ट्रप्शन हो, ये सब इंडिया पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बोले तो यूएस डॉलर खुद। देखो, डॉलर दुनिया की रिज़र्व करेंसी है,
मतलब जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तो इन्वेस्टर यूजुअली यूएस डॉलर में शिफ्ट होते हैं, यूएस बॉन्ड खरीदते हैं, यूएस स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें वो बाकी जगह से कंपेरेटिवली सेफ लगता है। और जब दुनिया भर का पैसा डॉलर की तरफ मूव करता है तो डॉलर और अपने आप स्ट्रांग होते जाता है। इसीलिए कभी कभी रुपी वीक नहीं होता, एक्चुअली डॉलर बहुत अग्रेसिवली स्ट्रांग हो रहा होता है। इन्फ्लेशन को सिंपल वे में समझो। अगर किसी कंट्री में प्राइस कंटिन्यूसली फास्ट स्पीड से बढ़ रहे हैं तो उस करेंसी की परचेसिंग पावर ग्रेजुअली वीक होती है। अगर एग्जांपल देखें तो अगर इंडिया में इन्फ्लेशन रेट एवरेज 5 to 6% अगर रहे और यूएस में 2 से 3% हो तो नेचुरली लॉन्ग टर्म में रुपी पे प्रेशर आएगा ही, क्योंकि इंडिया में पैसे की वैल्यू कंपेरेटिवली फास्टर स्पीड से रिड्यूस हो रही है। और ये पॉइंट लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। करेंसी सिर्फ पॉलिटिक्स का गेम नहीं होता, इन्फ्लेशन, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक्स, एफिशिएंसी भी इक्वल इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव क्वेश्चन पे, क्या रुपी गिरना सिर्फ गवर्नमेंट का फेलियर है? देखो, अगर कोई भी बोले कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता तो वो भी गलत है, और अगर कोई बोले कि सिर्फ करंट गवर्नमेंट की वजह से ही रुपी वीक हुआ तो वो भी ओवर सिंप्लीफिकेशन होता है। रियलिटी दोनों के बीच में है। देखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डेफिनेटली मैटर करती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, जॉब्स, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन, ये सब इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली करेंसी को भी। तो नेचुरली रूलिंग गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक मैच्योर्ड पॉइंट ये भी है कि रुपी का डिप्रिसिएशन डेकेड से चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी रुपी वीक हुआ था और बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे भी हो रहा है। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन वैलिड है कि 2014 के बाद रुपी कंटिन्यूसली डॉलर के अगेंस्ट वीक हुआ है। लेकिन अगर देखें तो उस पीरियड में कोविड जैसा पेंडेमिक भी आया, रशिया यूक्रेन जैसा वॉर हुआ, ग्लोबल इन्फ्लेशन स्पाइक हुआ, ऑयल एक्सपेंसिव हुआ, यूएस इंटरेस्ट रेट अग्रेसिवली बढ़े, और रिसेंटली ये यूएस ईरान वॉर भी हुआ। और ये सब ग्लोबल फैक्टर्स भी रुपी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। साथ ही इंडिया के कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल वीकनेसेस भी हैं, जैसे हेवी ऑयल इंपोर्ट्स, ट्रेड डेफिसिट, मैन्युफैक्चरिंग गैप, इंपोर्ट डिपेंडेंसी। तो ऑनेस्टली रुपी मूवमेंट को सिर्फ ये पार्टी अच्छी या बुरी वाले डिबेट में कन्वर्ट कर देना मुझे पर्सनली बहुत इनकम्प्लीट एनालिसिस लगता है। अब यहाँ चाइना का एग्जाम्पल जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट है। देखो, चाइना ऑफिशियली 1949 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद करंट फॉर्म में इस्टेब्लिश हुआ। स्टार्टिंग में चाइना भी पुअर कंट्री था, लेकिन उन्होंने ग्रेजुअली मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पे एक्सट्रीम फोकस किया। 1970s और 80s के अराउंड चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए, जैसे उन्होंने फैक्ट्रीज बिल्ड की, चीप मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अग्रेसिवली डेवलप किए, फॉरेन कंपनीज़ को अट्रैक्ट किया, एक्सपोर्ट को प्रायोरिटी दी, और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने दुनिया की कंपनीज़ को बोला कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करो, चीप लेबर भी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। इसका रिज़ल्ट क्या आया? चाइना ग्रेजुअली दुनिया की फैक्ट्री बन गया है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके मशीनरी तक दुनिया की बहुत सारी चीज़ें चाइना में मैन्युफैक्चर होती है। और जब एक कंट्री दुनिया को इतना एक्सपोर्ट करेगी तो उसके पास नेचुरली डॉलर्स का मैसिव इन्फ्लो आएगा। इंडिया ने भी ग्रोथ की, लेकिन मेनली सर्विस सेक्टर में, जैसे आईटी, सॉफ्टवेयर, आउटसोर्सिंग, डिजिटल सर्विसेज। और ऑनेस्टली इंडिया का आईटी सेक्टर ग्लोबली बहुत रिस्पेक्टेड है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे इंडिया आज भी चाइना जैसा एक्सपोर्ट पावर हाउस नहीं बना। इनफैक्ट चाइना के हम आसपास भी नहीं हैं। हाँ, अब मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव चल रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग को पुश हो रहा है, लेकिन चाइना का जो स्केल बिल्ड करने में डेकेड्स लगे, उस लेवल तक पहुंचना ओवरनाइट पॉसिबल नहीं होता। इंटरेस्टिंग पार्ट्स ये भी है कि वीक रुपी के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर एग्जांपल देखें, अगर रुपी वीक होता है तो इंडियन प्रोडक्ट्स फॉरेन बायर्स को कंपेरेटिवली चीपर लगते हैं। इससे क्या होता है, जो एक्सपोर्ट को हेल्प मिल सकती है, इंडियन एक्सपोर्ट को हेल्प मिल सकती है, आईटी कंपनीज़ को बेनिफिट मिलता है, टूरिज़्म इम्प्रूव हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए कंट्रोल्ड डेप्रिसिएशन डेवलपिंग कंट्रीज़ में नॉर्मल माना जाता है। डेंजर तब होता है जब करेंसी कोलैप्स मोड में चली जाए, जैसे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम सर्वर डॉलर शॉर्टेज हो गया था। पाकिस्तान भी हेवी इन्फ्लेशन और करेंसी प्रेशर फेस कर रहा है।
वहाँ इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गए, इन्फ्लेशन अग्रेसिवली बढ़ गया और पब्लिक कॉन्फिडेंस भी वीक हो गया। इंडिया अभी उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन एक मेजर रीज़न है इंडिया का इकोनॉमिक साइज़, फॉरेक्स रिजर्व, डाइवर्सिफाई इकोनॉमी और आरबीआई इंटरवेंशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली इंडियन इकोनॉमी का फाइनेंशियल रेफरी जैसे काम करता है। अगर रुपी सडनली अग्रेसिवली गिरने लगे तो आरबीआई मार्केट में इंटरवीन करता है। वो कैसे? कभी डॉलर सेल करता है, कभी इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करता है, लिक्विडिटी कंट्रोल करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आरबीआई इकोनॉमी को कम्प्लीटली पैनिक मोड में जाने से रोकने के लिए ट्राई करता रहता है। ऑनेस्टली अगर आरबीआई एक्टिवली इंटरवीन ना करे तो रुपी और भी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। इसीलिए सेंट्रल बैंक का रोल इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज सोशल मीडिया पे इकोनॉमी को लेके बहुत एक्सट्रीम नैरेटिव चल रहे हैं। एक साइड बोलते हैं कि इंडिया ख़त्म हो गया है, इंडिया बर्बाद हो गया है, और दूसरी साइड बोलता है कि इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर बन गया है, विश्वगुरु बन गया है। देखो, रियलिटी यूजुअली इन दोनों के बीच में होती है। देखो, इंडिया चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे इन्फ्लेशन प्रेशर, एम्प्लॉयमेंट कंसर्न, ऑयल डिपेंडेंसी, करेंसी वीकनेसेस, ये सब रियल इश्यूज़ हैं। लेकिन साथ ही इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम, हाईवेज, मैन्युफैक्चरिंग पुश, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इन सारे एरिया में भी बहुत ग्रो कर रहा है। इकोनॉमी ब्लैक एंड वाइट स्टोरी नहीं होती। कोई भी सीरियस कंट्री साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों फेस करती है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है सोशल मीडिया पे लोग इकोनॉमी को कभी ओवर हाइप कर देते हैं और कभी अननेसेसरी डूम मोड में ले जाते हैं। रियलिटी यूजुअली बैलेंस्ड होती है। तो ओवरऑल अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इंडियन रुपी का गिरना सिर्फ एक गवर्नमेंट फेल्यूर की स्टोरी नहीं है। इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ऑयल डिपेंडेंसी, डॉलर डोमिनेंस, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंडिया का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सब इन्वॉल्व है। देखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट होती है और क्रिटिसिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इकोनॉमी को सिर्फ पॉलिटिकल भाषणबाजी में सिंप्लीफाई कर देना रियलिटी को इनकम्प्लीट बना देता है। और देखो, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को सुना है, उस बेसिस पे मेरा ये एनालिसिस था। और बाकी आपको क्या लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर आपको ऐसे ही इजी लैंग्वेज में इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।